गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 10 फरवरी से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कल के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी और इसे पहले किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए, इसका एक थोड़ा सा लंबा इतिहास है, उसे हमें थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। तो देखा जाए, भारतीय स्टेट बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 2 जून 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता के नाम से हुई थी। और इसी बैंक ऑफ कोलकाता का नाम देखा जाए तो 2 जनवरी 1809 में बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया था। 27 जनवरी 1921 में देखा जाए 3 बैंकों का विलय किया गया और इन 3 बैंकों के विलय के द्वारा जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। और ये देखा जाए, ये 3 बैंक कौन थे 1921 में जिनका विलय किया गया था? तो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को मिला करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है बनाया गया था। और इसी इंपीरियल ऑफ बैंक ऑफ इंडिया को देखा जाए तो 30 अप्रैल 1955 में इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल करके भारतीय स्टेट बैंक या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। तो इस तरीके से देखें तो इसके बाद 1 जुलाई को, यानी कि 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। तो हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले किस नाम से जानते थे? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किन बैंकों के विलय से बना था? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है, तो ये कुछ लंबा इतिहास था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित। अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर की बात करें दोस्तों तो कहाँ पे है? मुंबई में है। और अगर हम इसके अध्यक्ष की बात करें वर्तमान में तो दिनेश कुमार खारा जो है इस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। अब हम आते हैं अपने आज के सेशन पे, जिसपे सबसे पहला प्रश्न है कि किस देश ने 420 ब्रॉड गेज रेलवे वैगन खरीदने के लिए भारत से समझौता किया है? बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव या फिर म्यांमार? करेक्ट आंसर इज ए, बांग्लादेश ने किया है भारत के साथ समझौता 420 ब्रॉड गेज रेलवे वैगन खरीदने का। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के रेलवे द्वारा जो है भारत से 420 ब्रॉड गेज वैगन खरीदने का समझौता हुआ है। और ये समझौता देखा जाए, इस समझौते पर हस्ताक्षर किनके द्वारा किया गया था? तो जो बांग्लादेश के रेलवे परियोजना के जो निदेशक हैं जिनका नाम है मिर्जा रून रहमान, और जो हिंदुस्तान इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री लिमिटेड के जो उपाध्यक्ष है जिनका नाम है प्रदीप गुहा, इन लोगों ने जो है इस ढाका में जो बांग्लादेश की राजधानी है इस समझौते पर जो है हस्ताक्षर किया है। और इस अनुबंध के तहत जो है जो कितने करोड़ की लागत आएगी? तो यहाँ पे देखा जाए 331 करोड़ टका जो कि बांग्लादेश की मुद्रा है, इतने करोड़ की लागत आएगी। और ये जो हस्ताक्षर करने के बाद ये जो अनुबंध है वो 27 महीने में जो है लागू किया जाएगा। ये जो राशि है जो इस अनुबंध के तहत जो लागत आ रही है उस लागत का जो लगभग देखा जाए 79% जो है वित्त पोषित किया जाएगा। किसके द्वारा? एडीबी के द्वारा, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जो है इसको वित्त पोषित किया जाएगा। और बाकी की जो शेष राशि यानी कि 21% जो शेष लागत जो आएगी इस अनुबंध के तहत वो बांग्लादेश की सरकार के द्वारा जो है वहन किया जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा किससे संबंधित जो है कि जो 420 जो ब्रॉड गेज रेलवे वैगन खरीदने का जो समझौता जो बांग्लादेश ने भारत के साथ किया है। अगर हम बांग्लादेश की बात दोस्तों करते हैं तो बांग्लादेश जिसकी राजधानी क्या है? तो यहाँ की राजधानी जो देखा जाए तो ढाका है। जो ये करेंसी हम लोगों ने देखा ही है, टका है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है अब्दुल हामिद जो है वो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जो है वो यहाँ की प्रधानमंत्री। ध्यान रखेगा, प्रश्न मेरा आपसे एक ये है कि बताइए भारत की सर्वाधिक सीमा की लंबाई जो है वो किस देश के साथ लगती है? जैसा कि आपके सामने ये बांग्लादेश का मैप खुला हुआ है, आप यहाँ पे देख लीजिए। बांग्लादेश की राजधानी जो है वो ढाका है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो है तीनों ओर से ये देखा जाए तो इसकी एक सीमा जो बे ऑफ बंगाल से लगती है, बाकी तीनों तरफ से देखा जाए तो ये भारत से लगा हुआ है। कुछ सीमा जो है ये म्यांमार से टच करती है। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि भारत की कौन कौन से राज्यों से इसकी सीमा लगती है और सर्वाधिक जो है सीमा रेखा की जो लंबाई है वो किस देश के साथ जो है वो भारत की लगती है। कमेंट बॉक्स में आंसर करें। आते हैं हम अगले प्रश्न में कि फोर्ब्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार
एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और शिव नाडार या फिर अनिल अंबानी। देखिए, जब हम ये न्यूज़ पढ़ रहे हैं, जिस समय हम ये डिस्कस कर रहे हैं, उस समय तुरंत ये डेटा भी बदल चुका है। चूंकि अभी जो आंसर देखा जाए तो गौतम अडानी है, लेकिन फिर गौतम अडानी को रिप्लेस कौन कर दिया है दोस्तों? मुकेश अंबानी ने किया है। लेकिन फिर भी आइए देखते हैं कि क्या है यहाँ पे। तो देखिए, फोर्ब्स के द्वारा एक इंडेक्स जारी किया गया जिसका नाम है रियल टाइम बिलियनियर्स इंडेक्स। इस इंडेक्स में देखा जाए तो अडानी समूह के जो चेयरमैन है गौतम अडानी, ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ध्यान रखिएगा, एशिया के, दुनिया के नहीं, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। और इन्होंने देखिए किसको पीछे छोड़ दिया? तो रिलायंस इंडस्ट्री के जो चेयरमैन है मुकेश अंबानी को इन्होंने पीछे छोड़ दिया। इस इंडेक्स के मुताबिक देखा जाए तो इस समय गौतम अडानी की जो संपत्ति है वो देखा जाए तो 90.1 अरब डॉलर पे पहुंच गए। और कुछ ही फर्क के साथ जो है मुकेश अंबानी की जो नेटवर्थ है वो 89.4 मिलियन डॉलर से वो पीछे हैं। लेकिन जब हम ये बात पढ़ रहे हैं तो इस समय देखा जाए फिर से जो है मुकेश अंबानी ने अपने पोजीशन को, मतलब एशिया के अमीर जो है सबसे अमीर वर्ग में ये फिर से शामिल हुए हैं। तो यहाँ पे देखा जाए बहुत ज़्यादा इनकी संपत्ति में फ़र्क हमें नहीं देखने को मिल रहा है। अगर हम गौतम अडानी की बात करें तो इन्होंने ना केवल मुकेश अंबानी को, बल्कि जो मेटा के जो संस्थापक हैं जिनका नाम है मार्क जुकरबर्ग को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया था। अभी देखा जाए तो दुनिया के जो सबसे अमीर जो व्यक्ति हैं वो कौन है इस समय जाता है? तो एलन मस्क हैं, जिनकी नेटवर्थ देखा जाए तो 232.3 मिलियन डॉलर है। ठीक है, तो फोर्ब्स है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रियल टाइम बिलियनियर्स इंडेक्स जारी किया जाता है फोर्ब्स के द्वारा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा स्वराजबिलिटी विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जॉब पोर्टल लॉन्च किया गया है? ध्यान रखिएगा, स्वराजबिलिटी विकलांग व्यक्तियों के लिए है ये, और ये भारत का पहला AI आधारित जॉब पोर्टल है। ये किस संस्था के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT हैदराबाद या फिर IIT गुवाहाटी। साथ में आंसर क्या करिए, और दोस्तों वीडियो को साथ में शेयर करते रहा करिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप लोग, मैं इधर देख रही हूँ, व्यू भी कम आ रहे हैं और आंसर भी आप लोग करनी है। देखिए, मैंने आपको हमेशा बोला है कि मैं आंसर आप लोग का देखती हूँ, जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं उसका रिप्लाई जरूर करती हूँ। तो आप लोग आंसर रेगुलर करिए, ठीक है, और वीडियो को साथ में शेयर करते रहिए। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर क्या है? C है, हैदराबाद, यानी कि IIT हैदराबाद के द्वारा जो है स्वराजबिलिटी जो है जॉब पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो कि किसके लिए है? ये विकलांग व्यक्तियों के लिए है, और ये भारत का पहला AI आधारित जो है जॉब पोर्टल है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT हैदराबाद ने स्वराजबिलिटी का बीटा संस्करण जो है वो लॉन्च किया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित एक जॉब पोर्टल है। और वो देखा जाए ये जॉब पोर्टल जो है वो विकलांग लोगों को प्रासंगिक कौशल हासिल करके और नौकरी खोजने में मदद करेगा। यानी कि एक तरीके से प्रासंगिकता, किस चीज़ की? कौशल प्रासंगिकता, मतलब कि जिस तरीके का जॉब है उसके अकॉर्डिंग जो है उनको कौशल प्रदान करेगा और फिर उनको जो है नौकरी खोजने में मदद करेगा। कौन? ये जॉब पोर्टल, जो कि किसके द्वारा विकसित किया गया है? IIT हैदराबाद के द्वारा विकसित किया गया है। और ध्यान रखिएगा, ये भारत का पहला AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित जो है जॉब पोर्टल है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है देखा जाए तो स्वराजबिलिटी। ठीक है, इसके तहत देखा जाए ये मंच जो है नौकरी चाहने वालों की प्रोफाइल का विश्लेषण करेगा और उन कौशलों का सुझाव देगा जिनकी उन्हें पात्र बनने की आवश्यकता है। ठीक है, तो कौशल सुझाव एक तरीके से उनके आवश्यकता अनुसार उन्हें काउंसलिंग देगा कि आप देखें इस तरीके के जो है कौशल को अपनाइए, या जिस तरह भी उनको हेल्प करेगा ताकि उनको रोजगार से जोड़ा जा सके, किनको? विकलांग व्यक्तियों को। संस्था में देखा जाए तो यूथ फॉर जॉब, व्यूजुअल क्विट्स और कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के सहयोग से जो है इस मंच को किसके द्वारा जो है मंच को विकसित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, संस्था ने यूथ फॉर जॉब, व्यूजुअल क्विट्स और कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के साथ सहयोग करके इस मंच को विकसित किया गया। और वहीं देखा जाए तो IIT जो हैदराबाद है वो AI में अपनी विशेषज्ञता प्रदान करता है। ठीक है, हर कोई जो है वो अपने अपने अकॉर्डिंगली जो है लोगों को क्या करेगा? कौशल प्रदान करेगा। जहां हम IIT हैदराबाद को देख रहे हैं तो उसकी विशेषज्ञता जो है उसके आधार पर, यानी कि AI में, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो क्या करेगा? उनको ट्रेंड करेगा। वहीं विजुअल क्वेस्ट जो है
वो इंडिया विजुअल क्वेस्ट इंडिया जो है ने मंच विकसित किया है। अगर यूथ फॉर जॉब्स की बात करें तो वो नौकरी चाहने वालों की स्किलिंग सेवाएं प्रदान करेगा और इस परियोजना को जो है वित्त पोषित किसके द्वारा किया जा रहा है, तो कोटक महिंद्रा के द्वारा किया जा रहा है। तो ये सारे लोग मिल करके आपस में सहयोग करके इस पोर्टल को जो है स्वराजबिलिटी पोर्टल को जो है वो चला रहे हैं, ताकि विकलांग लोगों को उनके जो है नौकरी के अकॉर्डिंग उनको क्या किया जाए, ट्रेंड किया जाए, उनको स्किल किया जाए, ताकि उनको रोजगार से जोड़ा जा सके। ठीक है, तो ये था उद्देश्य मेन। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्नों पे और हमारा अगला प्रश्न है कि ग्लोबल लीडर अप्रूवल में दुनिया के टॉप लीडर्स की सूची में पहला स्थान किसे प्राप्त है। देखिए कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया था। अगेन जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो फिर से जो है दुनिया के टॉप लीडर की सूची में पहला स्थान प्राप्त किए, किसमें, ग्लोबल लीडर अप्रूवल में। तो यहाँ पे देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से ग्लोबल लीडर अप्रूवल में जो है 72% रेटिंग के साथ जो है पहला स्थान प्राप्त किया। इसके पहले 71% था। और यहाँ पे बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन की, तो इस ग्लोबल लीडर अप्रूवल में इन्होंने जो है टॉप लीडर्स की सूची में 6वां स्थान प्राप्त किया है। कितनी रेटिंग के साथ, 41 रेटिंग के साथ। और यहाँ पे देखा जाए जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने देखा जाए वो आखिरी पायदान पे हैं, कितनी रेटिंग के साथ, जो है 30% रेटिंग के साथ। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जो है वो 35% रेटिंग के साथ 12वें स्थान पे हैं। तो ध्यान रखिएगा। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंस मुझे नहीं लग रहा है इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये अगेन फिर से आया है। तो ग्लोबल लीडर अप्रूवल में जो है 72% रेटिंग के साथ पहला स्थान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। ठीक है, तो काफ़ी लोकप्रिय नेता हैं ये। विश्व पटल पे देखा जाए तो इनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है। और डिफरेंस आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति और हमारे देश के प्रधानमंत्री में देखिए किस तरीके से कितना ज़्यादा डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। तब आते हैं हम अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्राचीन कांचोट्स उत्सव मनाया गया। तो बताइए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्राचीन कांचोट उत्सव मनाया गया। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर इज ए, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्राचीन कांचोट उत्सव मनाया गया। इस महोत्सव के बारे में समझते हैं, इस उत्सव के बारे में समझते हैं। तो प्राचीन कांचोट उत्सव जो मनाया गया वो जम्मू कश्मीर की जो चिनाब घाटी के क्षेत्र में धार्मिक उत्सव के साथ जो है इसे मनाया गया। इस उत्सव की बात करें दोस्तों तो ये माघ महीने के शुक्ल पक्ष के दौरान मुख्य रूप से नागा अनुयायियों के द्वारा जो है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, नागा अनुयायियों के द्वारा ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये 3 दिवसीय त्यौहार है और इस त्यौहार को देखिए किसके द्वारा मनाया जाता है, तो विवाहिता जो है महिलाएं होती हैं, जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं, उनके द्वारा जो है इस त्यौहार को मनाया जाता है, जो अपनी पति की लंबी उम्र की जो है वो प्रार्थना करती हैं। चूँकि ये जो स्थानीय लोग यहाँ पे हैं और जो नागा जो अनुयायी, जैसा कि हमने बताया कि नागा अनुयायियों के द्वारा जो है ये मनाया जाता है, तो उनका ये मानना है कि गौरी तृतीया, जैसा कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि गौरी तृतीया के दिन जो है वो भगवान शिव और देवी पार्वती का जो है वो विवाह हुआ था। और यहाँ पे देखिए इस त्यौहार की सबसे मुख्य जो है चीज़ यहाँ पे जो शगुन के तौर पे माना जाता है, यह त्यौहार के दौरान जो बर्फ़ गिरती है ना जम्मू कश्मीर में, तो उसको शगुन माना जाता है। कारण क्या है कि जब भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था ना, तो पार्वती ने अपनी शादी के उपहार के रूप में ना बर्फ़ से बने सिंहासन जो है पर जोड़ दिया था। तो इस कारण से जब इस त्यौहार के दौरान जब बर्फ़ वहाँ पे गिरती है ना, बर्फबारी होती है, तो वो बहुत अच्छा शुभ माना जाता है। ठीक है, तो एक अच्छा शगुन माना जाता है। तो बहुत यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और ये कंचोट या फिर गौरी तृतीया की बात करें, जिसे हम इसी को गौरी तृतीया भी के नाम से जानते हैं, तो ये जम्मू प्रांत के पहाड़ी किश्तवाड़, रामबन और डोडा में व्यापक रूप से जो है ये मनाया जाता है। ठीक है, अब हम चूंकि जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी जो स्थापना एज अ राज्य के रूप में हुई थी वो कब हुई थी, 1954 में हुई थी। और इसकी अस्थापना यानी कि फिर से इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2019 में। और इसको राज्य की जगह क्या किया गया था, इसके जगह पे 2 केंद्र शासित जो है निर्माण किया गया था। एक आपका देखा जाए 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि एक जम्मू कश्मीर का और एक लद्दाख का। जम्मू कश्मीर की दोस्तों बात करें तो इसकी जो सीमा है, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखा जाए तो पाकिस्तान से लगती है। बाकी देखा जाए तो ये एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि लद्दाख से, और 2 राज्य यानी कि यहाँ पे देखेंगे आप तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब से अपनी सीमा को साझा करता है।
पंजाब, यहाँ पे जब जम्मू कश्मीर की दोस्तों राजधानी की बात की जाए तो इसकी 2 राजधानी हो जाती है, यानी कि अगर आप इस समय वहाँ पे जम्मू कश्मीर में जाएंगे नवंबर से अप्रैल के बीच में तो जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू होगी, और अगर आप मई से अक्टूबर के बीच में जाएंगे तो इसकी राजधानी यानी कि ग्रीष्म काल में इसकी जो राजधानी हो जाती है वो श्रीनगर हो जाती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल उपराज्यपाल दोस्तों कौन है? मनोज सिन्हा है। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल जो है मनोज सिन्हा है। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कुछ जनजातियाँ पाई जाती है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि गुर्जर जनजाति हो गई, और यहाँ पे देखा जाए तो बकरवाल जनजाति जो हो गई वो। चूंकि अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले देखा कि भारत में रामसर साइटों की संख्या जो है वो 49 बढ़ गई, तो जम्मू कश्मीर में एक रामसर साइट है जिसका नाम है होकेरा। होकेरा जो है, होकेरा वेटलैंड कहाँ पे है दोस्तों? होकेरा वेटलैंड जो है वो जम्मू कश्मीर में है। ध्यान रखिएगा, रामसर साइट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हमारे देश में भी हाल ही में रामसर जो है, बताइए कि 2 अक्टूबर जो है यहाँ पे बाहर जो वर्ल्ड वेटलैंड डे जो मनाया गया है वो कब था, और कौन से 2 नए जो है रामसर साइट जो है इस पर शामिल किए गए उनके नाम बताइए। ठीक है, रिवीजन भी आपका हो जाएगा, साथ में बताते रहिए। अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान में संत रामानुजाचार्य की दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का अनावरण किया है? चेन्नई, हैदराबाद, बंगलुरु या फिर कोची? देखिए हम लोगों ने इसके पहले भी चर्चा किया था, फिर से करेंगे, कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु भी शामिल किया गया इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में जो है ये दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का अनावरण किया गया है। दुनिया की संत रामानुजाचार्य की मूर्ति है, इसकी तस्वीर ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के यहाँ पे देखा जाए तो मुंचितल हैदराबाद में GR इंटीग्रेटेड वैदिक अकादमी में 11वीं शताब्दी के भक्ति संत, ध्यान रखिएगा 11वीं शताब्दी के भक्ति संत हैं, रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ठीक है, समानता की जो प्रतिमा है उसका इन्होंने अनावरण किया। ध्यान रखिएगा कितने फुट ऊंची है? तो ये 206 फुट की ऊंची प्रतिमा है, 216 फुट की। यहाँ पे देखा जाए ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है, तो यानी कि पहली भी कोई होगी, तो जो पहली है तो यहाँ पे देखा जाए तो थाईलैंड के आंग थांग में थाईलैंड के महान बुद्ध प्रतिमा जो कि कितनी ऊंची है? 302 फुट के बाद देखा जाए ये बैठने की मुद्रा में यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बैठने की स्थिति में देखें तो सबसे ऊंची धातु की मूर्तियों में से एक है। मूर्ति को देखा जाए तो भद्रवेदी नामक 54 फीट ऊंचे कमल निर्मित आधार भवन पर बनाया गया। यहाँ पे देखिए ये आप देखिए कमल है और ये क्या है ना, भद्रवेदी। मूर्ति देखा जाए तो 5 लोहों से बना है और ये 5 धातु का एक संयोजन है। कौन कौन सी धातु? सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता है। प्रतिमा को देखा जाए तो किसके द्वारा जो है तो एरोसोन कॉर्पोरेशन चीन के द्वारा 135 करोड़ की लागत से बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए रामानुजाचार्य दोस्तों, ये देखा जाए तो रामानुजाचार्य की बात करें दोस्तों तो ये एक वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक थे और इनका जन्म देखिए 1017 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु के श्रीपेनबुंदूर में हुआ था इनका जन्म। और रामानुजाचार्य दोस्तों इन्होंने देखा जाए तो सामाजिक, सांस्कृतिक, लिंग, शैक्षिक और आर्थिक भेदभाव के खिलाफ इन्होंने क्या किया था? लड़ाइयाँ लड़ी थी लोगों से, और इन्होंने वंचितों को शिक्षा प्रदान करने के लिए वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा के साथ ही आए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोडियाल थेरू रथ महोत्सव शुरू हुआ है? अमरावती, तिरुवनंतपुरम, मंगलुरु या फिर बंगलुरु? करेक्ट आंसर इज सी है, कर्नाटक के मंगलुरु में देखा जाए तो कोडियाल थेरू रथ महोत्सव का आयोजन शुरू किया गया है। तो मंगलुरु में वेंकटरमन मंदिर में वार्षिक कोडियाल थेरू रथ महोत्सव का आयोजन किया गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह महोत्सव देखा जाए प्रतिवर्ष जो है हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन मनाया जाता है। ठीक है, इस महोत्सव के दौरान देखा जाए तो जो वेंकटरमन मंदिर के सामने लकड़ी के नक्काशीदार रथ का प्रदर्शन किया जाता है। उत्सव में जो शुरुआत की जाती है वो घंटियों के गड़गड़ाहट और ढोल की थाप के बीच जो है गरुड़ ध्वज को फहराने के साथ इस उत्सव की शुरुआत किया जाता है। और ध्यान रखिएगा इस उत्सव की समाप्ति के साथ ही जो है वो होली का त्यौहार मनाया जाता है। तो ये लगभग होली का त्यौहार जब तक होगा तब तक ये उत्सव चलेगा। कौन सा उत्सव? कोडियाल थेरू रथ उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मंगलुरु में वेंकटरमन मंदिर में आयोजन किया जाता है, कर्नाटक के। देखिए आज हम लोग जब
करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो आज आप देख रहे होंगे तो हमारे कल्चर से संबंधित काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं यहाँ पे। तो मंदिर से संबंधित यहाँ पे आज का देखिए कुछ थीम ही कुछ ऐसा हमारे करंट अफेयर्स का। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न भी काफ़ी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किसने मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट शुरू किया है? गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ या फिर रेलवे सुरक्षा बल? करेक्ट आंसर इज डी है, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है? मानव तस्करी को रोकना। तो यहाँ पे देखा जाए रेलवे सुरक्षा बल किसके तहत है? तो रेलवे मंत्रालय के तहत है, और इसने मानव तस्करी को रोकने के लिए एक ऑपरेशन चलाया है जिसका नाम है ऑपरेशन आहट है। इस ऑपरेशन आहट का मुख्य रूप से देखा जाए तो ट्रेनों पर ध्यान केंद्रित करेगा जो कि सीमावर्ती, जैसे कि जो म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल की सीमाओं से लगी जो ट्रेनें हैं और जो लंबी दूरी की जो ट्रेनें हैं जो जाती हैं, उन पे जो है ये ऑपरेशन जो है मुख्य रूप से केंद्रित होगा। इस ऑपरेशन के मुख्य रूप से देखा जाए तो महिलाओं और बच्चों को बचाने पर केंद्रित होगा। रेलवे की बात करें दोस्तों, जो लगभग देखा जाए प्रतिदिन देश भर में कितने ट्रेनों का संचालन हमारा रेलवे करता है? तो 21,000 ट्रेनों का संचालन करता है। तो रेलवे जो है उन तस्करों के लिए परिवहन का सबसे विश्वसनीय साधन है जो अक्सर अपने पीड़ितों को लंबी दूरी की ट्रेनों में ले जाते हैं। वर्ष 2011 की बात करें, यहाँ पे स्टार कर लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत ने देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांजैक्शनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि भारत में जो है भारत सरकार ने इसको लागू किया है कि नहीं। तो वर्ष 2011 में इसको लागू कर लिया था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांजैक्शनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ये एक प्रोटोकॉल है। इस प्रोटोकॉल में देखा जाए तो मानव तस्करी की रोकथाम, दमन और दंड देना जो है इस प्रोटोकॉल में शामिल है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ये था हमारे संबंधित, और इस ऑपरेशन के तहत देखा जाए दोस्तों तो वर्ष 2017 से अगर हम बात करें तो रेलवे सुरक्षा बल की, तो वर्ष 2017 से लेकर के 2021 के बीच में लगभग 2000 से अधिक महिलाओं को तस्करों के चुंगल से छुड़ाया है। ठीक है, सुरक्षा बल ने, रेलवे सुरक्षा बल ने। ठीक है, अब हम अपने यहाँ पे देखें अगले प्रश्न पे कि हाल ही में जारी सेल्स फॉर्म वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर है? भारत, ब्राजील, थाईलैंड या फिर जापान? करेक्ट आंसर इज ए है। ठीक है, इंडिया जो है रैंक फर्स्ट है इन डिजिटल स्किल रेडीनेस प्रोग्राम में देखा जाए तो फर्स्ट पे है। तो ग्राहक संबंध प्रबंधन में अग्रणी कंपनी सेल्सफोर्स ने वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक जो है वो जारी किया है वर्ष 2022 का, ध्यान रखिएगा। और इस सूचकांक में भारत का जो है वो प्रथम स्थान है, जो कि भारत ने कितना स्कोर हासिल किया है, मतलब 100 में इसने 66 स्कोर हासिल किया है, और सेल्सफोर्स वैश्विक डिजिटल सूचकांक 2022 में शीर्ष पे रहा है। वहीं अगर हम दूसरे स्थान की बात करें तीसरे, तो ब्राज़ील और थाईलैंड, ब्राज़ील जो है 53 और थाईलैंड देखा जाए तो 48 स्कोर के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पे रहा है। यानी कि यहाँ पे देखा जाए इंडिया हो गया, ब्राज़ील हो गया और थाईलैंड हो गया। ठीक है, इंडिया पहले स्थान पे रहा है किसमें? वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक में, ब्राज़ील दूसरे स्थान पे, थाईलैंड तीसरे स्थान पे। सूचकांक की बात करें दोस्तों तो वैश्विक कर्मचारियों की भावनाओं और प्रमुख डिजिटल कौशल हासिल करने की तत्परता को मापता है। इस सूचकांक में देखा जाए 19 देशों के 23,500 से अधिक श्रमिकों का सर्वेक्षण पर यह सूचकांक आधारित है, जिसमें देखा जाए तो काम के भविष्य पर उनके प्रभाव, नौकरियों की तैयारी के बारे में चिंताएं और निरंतर सीखने के महत्व को शामिल किया गया है। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो है भारत में 72% उत्तरदाता सक्रिय रूप से भविष्य में काम करने के लिए, खुद को तैयार करने के लिए डिजिटल कौशल सीख रहे हैं, और वहीं लगभग 66% जो उत्तरदाता हैं वो डिजिटल कौशल सीखने के लिए संसाधनों से क्या है वो लैस महसूस करते हैं। ठीक है, तो ये मेन इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो गया कि ये जो है वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें देखा जाए तो पहले शीर्ष स्थान पे वर्ष 2022 में कौन है? तो इंडिया है, फिर ब्राज़ील, फिर देखा जाए तो थाईलैंड है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मिशन भागीरथ की शुरुआत की गई थी? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना या फिर कर्नाटक? देखिए ये है तो मिशन भागीरथ बहुत पहले का, लेकिन अभी हाल फिलहाल में इसकी क्या की गई है? इस मिशन की समीक्षा की गई है कि ये मिशन अपने उद्देश्य में कितना जो है अपने उद्देश्य को प्राप्त किया है, जिस कारण से हम आज इसको फिर से चर्चा कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर इज
सी, तेलंगाना की सरकार के द्वारा जो है मिशन भागीरथ की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है ये मिशन भागीरथ की जो शुरुआत की गई थी 7 अगस्त वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा तेलंगाना राज्य के मेदक जिले में कोमांती बंदा गांव गजवेल में जो है इस मिशन भागीरथ की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? यह योजना जो है राज्य सरकार के द्वारा सभी लोगों को सुरक्षित पेयजल, भागीरथ से ही नाम से समझ में आ गया होगा, तो पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना को शुरुआत की गई थी। और इस योजना में देखा जाए जो गोदावरी और जो कृष्ण नदियों के द्वारा जो है राज्य के प्रत्येक घरों में पीने के पानी जो है वो पहुंचाया जाता है। चूँकि अगर राज्य की स्थिति देखें दोस्तों तेलंगाना की, तो वहाँ पे राज्य के जो कई जिले हैं वो न्यूनतम वर्षा वाले कठोर चट्टानी इलाके हैं और उसी के साथ साथ भूजल में देखा जाए तो फ्लोराइड की मात्रा अनुमेय जो स्तर से सबसे अधिक है। मिशन भागीरथी योजना ने राज्य भर में लगभग 50 जल उपचार संयंत्र का निर्माण करके इन मुद्दों को क्या किया है, संबोधित किया है। इन मुद्दों को जो है एक तरीके से टैकल करने में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है इस योजना ने, मिशन भागीरथी ने। और राज्य जो है कृष्णा और गोदावरी के घाटियों के विभिन्न जलाशयों, परियोजनाओं और नदी प्रवाह में पानी का दोहन कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था, मिशन भागीरथी वर्ष 2016 कहाँ पे, तेलंगाना राज्य में शुरू किया गया था। तेलंगाना की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे देखिए आपके सामने एक मैप खुला हुआ है और ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो है स्टेट वाइज जो है कि किस स्टेट का या फिर किस यूटी का जो है किस ईयर में फॉर्मेशन हुआ था वो दिया हुआ है। तेलंगाना की दोस्तों बात करें जिसकी स्थापना वर्ष 2014 में 2 जून को हुई थी। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई। ये पूरी तरीके से लैंडलॉक है, चारों तरफ से देखा जाए तो इसकी कोई जलीय सीमा नहीं है और ये चारों तरफ से देखा जाए तो राज्यों से घिरा हुआ है, जिसमें देखें तो यहाँ पे हमें देखा जाए तो उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से और कर्नाटक से क्या कर रहा है, ये अपनी सीमा को साझा कर रहा है। तेलंगाना की दोस्तों बात करें तो इसकी जो राजधानी है दोस्तों वो क्या है, हैदराबाद है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ की जो गवर्नर है उनका नाम है तमिलिसै सौंदरराजन, जो है वहाँ की गवर्नर है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है के चंद्रशेखर राव, जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राज्य और राज्यसभा और लोकसभा की सीटों की बात करें तो 7 जो है राज्यसभा की सीटें हैं और लोकसभा की सीटों की बात करें तो हम यहाँ पे बात करेंगे 17 सीटें। चूँकि हमने देखा कि ये एक आंध्र प्रदेश से अलग होकर के नए राज्य बना है। जब ये बना था तो ये 29वां राज्य बना था। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। अभी देखिए कुछ लोग तुरंत तो नहीं बता पाएंगे, मैं डैम श्योर हूँ इस बात से कि अगर मैं ये पूछूं कि वर्तमान में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं और हाल फिलहाल में किन 2 केंद्र शासित प्रदेश को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, तो आप तुरंत आंसर नहीं कर पाएंगे। देखिए तो मुझे करंट जो है कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि कितने राज्य हैं वर्तमान में और किस राज्य को, किस केंद्र शासित प्रदेश को 2 केंद्र शासित प्रदेश को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और वर्तमान में कितने हमारे पास यूटीज हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ठीक है, अब हम आते हैं अपने फैक्ट्स ऑफ द डे में, जिसमें सबसे पहला फैक्ट्स है कि उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। किसे चुना गया है? अक्षय कुमार को जो है उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू दिल्ली की जो पहली महिला कुलपति बनी है शांति सी धूलीपुड़ी पंडित, जो है ये देखा जाए तो जेएनयू की पहली महिला कुलपति बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार कर लीजिएगा जब भी कोई चीज़ पहला हो और महिला बनी हो, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला हमारा, हाल ही में फरवरी 2022 को कोविड-19 डीएनए वैक्सीन का टीका लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। कौन? हमारा प्यारा भारत बन गया। अफ्रीका देश के द्वारा पहला अफ्रीकी राष्ट्रीय कप जीता गया, सेनेगल के द्वारा जीता गया। किसको हरा करके? मिस्र को हरा करके सेनेगल ने देखा जाए तो अफ्रीकी राष्ट्रीय कप जीता है। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन महिला एशिया कप भारत 2022 खिताब जीतने के लिए चीन ने किसको हराया? तो देखिए दक्षिण कोरिया को हरा करके चीन ने जो है एएफसी महिला एशिया कप फुटबॉल जीता है। और एएफसी महिला कप फुटबॉल का आयोजन कहाँ पे हुआ था? भारत में हुआ था। स्टार। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और सामाजिक कार्यकर्ता जिन्हें क्या कहा जाता था? कन्नड़ के कबीर के रूप में जाना जाता था। इनका भी हाल फिलहाल में निधन हो गया है और इनका नाम क्या था? इब्राहिम सुतार। ठीक है, इब्राहिम सुतार जो है, जिनको कन्नड़ के कबीर के नाम में जाना जाता था, कन्नड़ के कबीर के रूप में जाना जाता था, इनका निधन हो गया है। अगला है हमारा, विक्रम साराभाई अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। किसने संभाला? डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन ने जो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है।
यहाँ पे देखा जाए पावर सिस्टम ऑपरेशन कोऑपरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है। किसने किया है? एसआर नरसिंहम ने किया है। और हमारा देखा जाए 9वां फैक्ट्स ऑफ द डे है कि सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है? 8 फरवरी को मनाया गया है। और इस बार सुरक्षित इंटरनेट दिवस की थीम क्या थी? तो एक साथ के लिए बेहतर इंटरनेट जो है इस बार का विषय था। वहीं देखा जाए 70 वर्षों तक शासन करने वाला पहला ब्रिटिश सम्राट बन गई हैं। कौन है? एलिजाबेथ द्वितीय जो है। ये देखा जाए तो 70 वर्षों से अधिक शासन करने वाली पहली ब्रिटिश सम्राट बन गई हैं। ये था हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे। अब हम आ जाते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल में, जिसमें सबसे पहला स्पेशल है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक के साथ समझौते पर ज्ञापन किया। सिडबी का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो है वो सिडबी का मुख्यालय है। वैवाहिक मामलों के विवाद के शीघ्र निपटान के लिए विश्वविद्यालय में फैमिली कोर्ट का उद्घाटन किया गया है। तो बताइए उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में फैमिली कोर्ट का उद्घाटन किया गया है? लखनऊ विश्वविद्यालय में, वैवाहिक मामलों के विवाद को शीघ्र निपटाने के लिए। वहीं देखा जाए तो ड्रोन को उड़ाने के लिए प्रशिक्षण के लिए ट्रेनिंग सेंटर शुरू करने जा रहा है। कौन? आईआईटी कानपुर। ये देखिए ड्रोन की ट्रेनिंग सेंटर जो है। आप मुझे बताइए ड्रोन के लिए एक मेला लगा था, वो किस राज्य में लगा था? ठीक है, तो ड्रोन का जो मेला लगा था और ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आईआईटी कानपुर। अकादमिक और अनुसंधान सहयोग के लिए उत्तर प्रदेश के संस्थान ने जापान के निगाता विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। तो किसने किया है? बीएचयू वाराणसी ने जो है जापान के निगाता विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। किस लिए? अकादमिक और अनुसंधान सहयोग के लिए। लखनऊ में आयोजित हुआ था 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप और इसको किससे जीता था? उत्तर प्रदेश में जो है जीता था। तो दोस्तों ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस ऑफ द डे में कि मिताली एक्सप्रेस जिसका भी हाल फिलहाल कुछ लास्ट ईयर जो है उद्घाटन किया गया था और ये एक यात्री ट्रेन है। और ये बताइए ये ढाका यानी कि बांग्लादेश की राजधानी को किस भारतीय शहर से जोड़ती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट मिताली एक्सप्रेस के बारे में बताइए। तो इस तरह से था दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर्स। और बार बार आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि प्लीज़ वीडियो को दोस्तों शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करो और प्लीज़ कमेंट में आंसर करो। एक ही करो लेकिन करो ज़रूर, ठीक है। बाकी डेली करंट अफेयर से संबंधित जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से आप डाउनलोड करके आप डेली के करंट अफेयर्स को रिवीजन कर सकते हैं। खुद के भी कुछ पॉइंट बनाइए, खुद को एकदम प्रिपेयर कर लीजिए। एग्जाम बस आपके कुछ दिनों में स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो आपको प्रिपेयर शुरू कर लीजिए करना। बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा को शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।